यूपी की सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जो चंदौली जीत गया समझो लखनऊ की गद्दी उसके हाथ लग गई। और इसी पूर्वांचल की एक ऐसी हॉट सीट चंदौली है, जहां जनता का मिजाज भापने में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणित फेल हो जाते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट के अखाड़े में एक ऐसे मचे हुए खिलाड़ी बैठे हैं, जो जब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में खड़े होते हैं तो किसानों और युवाओं के हुंकार से दिल्ली की गलियां तक हिला देते हैं। और जब टीवी डिबेट्स के स्क्रीन पर आते हैं तो अपने तीखे और धमाकेदार तर्कों से विरोधियों की औसीरे छुड़ा देते हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्ते। हमारा पहला सवाल हमारे सहयोगी अविनाश पांडे पूछेंगे। सर, हम जानना ये चाहते हैं कि राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कब आपको लगा कि अब मुझे राजनीति में ही जाना है और तब से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? देखिए, राजनीतिक रुझान तो छात्र जीवन से ही हमारे अंदर था। गरीबों के प्रति उनको न्याय दिलाने की जो ललक थी, उनकी पीड़ा थी, उसका एहसास उस समय भी था। क्योंकि हमारे बाबा गांव में जो सोने से पहले ये पता लगाते थे कि गांव के किस गरीब के घर धुआं नहीं उठ रहा है, पता चलने पर उसके घर चुपचाप राशन पहुंचा देते थे। हम उस माहौल में पड़े बोले हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि 7 पीढ़ी तक मेरे परिवार के लोगों ने कचहरी का मुंह नहीं देखा है। कभी कोई किसी से विवाद ही नहीं हुआ। तो ऐसे माहौल में आदमी पल करके आगे बढ़ा है। तो राजनीतिक रुझान प्रारंभ से रहना लाजमी है। तो छात्र जीवन के बाद फिर जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ और फिर हमने सक्रिय राजनीति की शुरुआत उसी समय से की और 93 के दशक में पहला चुनाव लड़ा। फिर 96 में विधायक हुआ। विधायक के बाद मैं मंत्री बना। फिर 2002 में विधायक बना, फिर मंत्री बना, फिर माननीय मुलायम सिंह जी के सानिध्य में आया और फिर इसी तरीके से राजनीतिक सफर हमारा जारी रहा और आज आपके बीच में एज ए सांसद हूँ। कांग्रेस को छोड़ने की कोई खास वजह? देखिए, कांग्रेस उस समय मैंने छोड़ा कि जब पहली बार जीत करके हम लोग गए तो ऐसा होने लगा कि अब सरकार गठित ही नहीं हो पाएगी। ये शायद पहला अवसर था कि 6 महीने तक चुना हुआ विधायक शपथ ग्रहण नहीं कर पाया था। अच्छा। तो हमारे जैसे बहुत से ऐसे विधायक थे जिन लोगों ने ये महसूस किया कि ऐसा न हो कि हम लोग बिना शपथ लिए फिर पुनः चुनाव में चले जाएं। थोड़ा राजनीतिक अनुभव की कमी, उस कारण से हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके एक लोकतांत्रिक कांग्रेस की स्थापना की और तमाम दबाव के बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शामिल हो जाएं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया कि हम बाहर से हम आपको समर्थन करते रहेंगे, लेकिन हम आपके चूंकि आइडियोलॉजी से विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम आपके दल में हम मर्ज नहीं करेंगे। और आज आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस समय हम ही लोगों ने राजनाथ सिंह जी को अपने प्रयास से
उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी बनाया था। अच्छा। और फिर 2002 में, क्योंकि सन 2000 में जिस व्यक्ति को हमने चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद की, वही व्यक्ति पहला आदमी में था कि मेरा टिकट काट दिया। ओह। फिर मैं निर्दल चुनाव लड़ा, और निर्दल चुनाव मुश्किल से 3000-4000 वोटों से मैं हार गया। ओह। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि 6 महीना बाद जो जीता हुआ विधायक था, उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और फिर मैं पुनः विधायक बन करके आया, और आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार को समर्थन किया और शामिल हो गया उनके साथ। फिर उस बहुत सी चीजें हैं, सफर में उतार चढ़ाव आता रहा। वहाँ पे अमर सिंह जी मिल गए, और मैं चूंकि समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित था, और नेताजी को, लोहिया जी के आदर्शों पर, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित था। पार्टी कोई भी हो, विचार समाजवादी होना चाहिए। समाजवादी कोई पार्टी नहीं, विचार है। और उस विचार के लोग कांग्रेस में भी थे और अन्य दलों में भी थे। और उन परिस्थितियों में जो उस विचारधारा से प्रभावित होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थक नहीं रहेगा। तो कमोबेश मेरी भी स्थिति रही। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उस समय अटल जी थे और अटल जी ने ऑफर भी दिया था। लेकिन मैंने कमल चुनाव चिन्ह को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया कि नहीं। ऐसा क्या करना था, क्या लगा कि देखिए, ये विचारधारा में, ये सामंतवादी लोगों को पालने पोसने वाली विचारधारा है। हम समाजवादी लोग हैं जो समान रूप से गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। वो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं जो सामंतवादी प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, उनके विचार को बढ़ावा देते हैं। तो बेसिक अंतर है। तो इसलिए हमारी कभी इस विचारधारा के साथ तालमेल नहीं हुआ। इसलिए मैं उसमें जाने का न कभी प्रयास किया और न ही इच्छा जाहिर की। इसलिए हम समाजवादी विचारधारा के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे जब आप लोग राजनीति करते थे तो उसका तरीका अलग था। आप लोग एक चौराहे पे मिलते थे, चाय की चट्टियों पे राजनीति होती थी। अब तरीका बदल गया है, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग सक्रिय हैं, लोगों के बीच बैठना कम हो गया है। ये कितना बदलाव हुआ है और इस बदलाव को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कभी-कभी जब राजनीति में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कमर्शियल हो जाता है, तो राजनीतिक विचारधारा में बदलाव आ जाते हैं और वो अपने तरीके से राजनीति में एक उसकी दिशा फैलाने की कोशिश करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, सब जानते हैं गुजरात हानि लाभ का केंद्र रहा है। वो हर काम को हानि लाभ के पैमाने पर तौलते हैं, और इसी तरीके से वो राजनीति की उनकी कार्यशैली भी है। जबकि देश कल्याणकारी है, और कल्याणकारी राज्य में लाभ हानि की चिंता किए बगैर जनता के कल्याण के लिए काम होता है। तो दोनों में बेसिक अंतर है, इसलिए कार्यशैली में भी अंतर है। अब लोग जमीन पर कम, सोशल मीडिया पे ज्यादा काम करते हैं, दिखाई देते हैं, और वही दुनिया हो गई है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रतिबंध कर दिया कि 16 साल के नीचे के बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इनकरेज करते हैं, 2 GB का जो है नेट फ्री देते हैं कि आप को रोजगार न मांगे, आप उसी नेट में उलझे रहें। आप देखें, वो कहते हैं
कि हम जो है आपको नेट फ्री दिए हैं, आप उसमें जाइए। तो ऐसी माने कि वो आप अपना समय वो सोशल मीडिया पे व्यतीत कीजिए। जब इस देश का युवा, जिस देश में इतने प्रतिशत, इस देश को युवा का देश कहा जाता है, चाइना ने अपने युवाओं का उपयोग किया। हम अपने युवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको जो है ऐसे काम में उलझा करके रखे जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसका देश में किसी प्रकार का योगदान नहीं है। लेकिन चाइना ने उनको काम करना सिखाया, उनको उत्पादन में लगाया और उनके जो है ताकत का, उनके अपनी आबादी का उपयोग अपने देश के विकास के लिए किया। हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे कांवर ढला रहे हैं, हम उनसे पचकोस करा रहे हैं, हम उनसे धार्मिक काम करा रहे हैं, हम उनसे जो है कि ऐसे काम करा रहे हैं जिससे न उनके स्वयं का विकास हो पा रहा है, न ही देश का भला हो पा रहा है। और जब मेरा दावा है कि एक भी कांवर ढोने वाला हमारा नौजवान साथी को पार्षद तक का टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। एक भी पचकोस करने वाले हमारे गरीब समाज के बच्चे को भारतीय जनता कभी एमएलए नहीं बनाती है। हाँ, उसके ठीक विपरीत अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ाती है, और पढ़ के आता है तो डायरेक्ट उसको जो है एमपी और एमएलए बना दिया जाता है और आरोप दूसरे पर लगा दिया जाता है कि दूसरे दल के लोग जो है परिवारवादी है। लेकिन अगर आप फरियस्त निकालेंगे लिस्ट, तो भारतीय जनता पार्टी में करीब 60-70 ऐसे परिवार हैं जो परिवारवादी तरीके से राजनीति में आए हैं। तो ये लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, उस पर कैरेक्टर तय करते हैं, फिर उसको फिल्म के तरीके से प्ले करते हैं और जनता को कहते हैं कि आप पिक्चर के तरीके से पिक्चराइज जो करते हैं उसी में उलझा करके रख देते हैं, जनता गुमराह हो जाती है। और फिर जब समय निकल जाता है तो फिर पछताती है। तो हमारे देश के लोग बहुत भावुक और छोटी-छोटी बातों पर प्रभावित हो जाते हैं, इमोशनल, उनके इमोशन में आ जाते हैं। इतने इमोशनल है कि वो थोड़ी देर के लिए मेन मुद्दे से भाग जाते हैं। जैसे आप, कोई बच्चा है खाना नहीं खा रहा है, आप उसको मोबाइल दिखा दीजिए, आप उसको क्या खाना खिला रहे हैं उसको खुद पता नहीं, माँ उसको दिखाती रहती है, उसके मुंह में चम्मच से खाना देती रहती है। आज युवा की स्थिति यही है, वो दिन भर उसमें उलझा रहता है, न उसे भूख लगती है, न उसको बेरोजगारी का एहसास है, न देश की में उसका क्या योगदान होना चाहिए उसका एहसास है। और जब समय बीत जाता है तो उसके पास पछताने के अलावा कोई बात बची नहीं रहती है। तो ये फासिस्टवादी लोग हैं, ये केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, उसके लिए देश की इनको चिंता है नहीं। यही है बेसिक अंतर समाजवादी और जो है फासिस्टवादी लोगों में। अच्छा, जब ये इसमें जियो आया, नेट जब फ्री में देना शुरू किया तो लोग कहीं तो क्रांति आई है, बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बहुत बड़ा चीजें बदलने वाली है, सिस्टम बदल जाएगा, इसको तो क्रांति बता रहे थे लोग सोशल मीडिया को। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे का मकसद क्या था। इसके पीछे का मकसद यही था कि युवा बेरोजगार, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते थे ना, तो आपको उलझा दिया नेट में, 2 जीबी का नेट दे दिया, आप उसी में उलझ गए, रोजगार मांगने नहीं लगे। जब आप रोजगार मांगेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं है कि हम बेरोजगार हैं कि क्या है, आपको भ्रमित कर दिया गया। तो वही तो मैंने कहा कि ये इमोशन में, इन सब चीजों में उलझा करके ये सरकार देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। ये हमारे देश के धरोहर हैं युवा, और उनका उपयोग देश के निर्माण में होना चाहिए। लेकिन हम देश के निर्माण में न करके, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको 2 जीबी का नेट दे करके उसमें उलझे रहने की प्रेरणा देते हैं। ये दुर्भाग्य है।
अच्छा, आजकल के युवा जो हैं पार्टी में आते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और रातों रात लालसा रखते हैं पार्टी से कि उन्हें वो टिकट मिले, वो शोहरत, वो मुकाम मिल जाए। उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, होता क्या है कि पहले छात्र राजनीति होती थी और हम लोग भी छात्र राजनीति में। छात्र हमेशा सरकार के खिलाफ जो है कि आंदोलन करती थी, ध्यान आकर्षित करती थी और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। आज दुर्भाग्य यह है कि छात्र आज व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ता है, वो सुविधा भोगी हो गया है। उसको सत्ता से पैसा चाहिए, उसको सत्ता से जो है सुविधा चाहिए, तो राजनीति उलट गई है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो उनकी दिशा है वो भटक गई है। जब कोई चीज कमर्शलाइज हो जाता है तो हर आदमी अपने द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए समय हो, पैसा हो, ताकत हो, उसका वो तुरंत रिटर्न चाहता है। तो कोई भी कार्यकर्ता अगर 10 दिन भी किसी जो है कि पार्टी के लिए खड़ा हो गया और अपना अगर साल भर समय दे दिया, तो वो चाहता है कि इतना दिन कैलकुलेट करता है कि इतना समय हमने दिया और इतना जो है पार्टी के लिए काम किया, उसका रिजल्ट रिटर्न हमको मिलना चाहिए। तो रिटर्न की चाहत नहीं, वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो देश बनाने की दिशा में नहीं है, वो स्वयं के बनाने की दिशा में कि हम एमएलए हो जाए। इसलिए वो मांग करता है। जब मांग करता है और नहीं मिलता है तो मायूस होता है या फिर उसकी दिशा भटक जाती है। तो पहले जो की राजनीति थी, पहले आइडियोलॉजी के तहत लोगों को जोड़ा जाता था, विचारधारा के तहत। और जो व्यक्ति विचारधारा के साथ जुड़ता है वो कभी पार्टी से एमपी एमएलए होने की अपेक्षा नहीं करता है। तो दोनों में बेसिक अंतर हो गया है, समय में अंतर हो गया है। कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है। हर आदमी रिटर्न चाहता है तुरंत, जैसे कमर्शलाइज हो गया। तो समय के साथ साथ ये सारी चीजें बदल गई, इसलिए राजनीति भी बदल गई है। आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव कैसे प्रभावित हुआ, आप देख रहे हैं बंगाल का चुनाव कैसे प्रभावित हुआ, आप देख रहे हैं हिमाचल ये इसके महाराष्ट्र का चुनाव कैसे, हरियाणा का चुनाव कैसे प्रभावित हुआ, दिल्ली का कैसे प्रभावित हुआ। ये सब उदाहरण है आपके साथ कि खाते में अगर चुनाव में वोट डालने के दिन आपके मोबाइल की घंटी टुन से बच जाए कि उसमें 2000 रुपया आपके खाते में आ गया, आपकी सारी विचारधारा एक तरफ और तत्काल मिली प्रॉफिट दूसरी तरफ, और तुरंत विचारधारा बदल जाती है और तुरंत वोट भी जो उसी के अनुसार बदल जाते हैं। तो आपकी सारी मेहनत, सारा भाषण, सारा परिश्रम एक तरफ और वो 2000 की जो सरकार के द्वारा प्रदत्त जो योगदान है, उस योगदान के कारण जो आपके विचार बदल गए, वो दूसरी तरफ। तो ये तो एक तरीके से आरोप हो गया ना सरकार पे कि हाँ, आप पैसे बांट के अपने वोट को खरीद रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। ये रोकेगा कौन? ये रोकता था इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन हमेशा 3 महीने 6 महीने पहले अनाउंस करता था और तब तक वो सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए मना करता था। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने केवल एक बिजली का कनेक्शन अपने चुनाव के दौरान मंच के लिए ले लिया था और उसी बिजली के कनेक्शन के आधार बना करके इंदिरा जी का चुनाव खारिज हो गया। आज वो उदाहरण है, आज नहीं। एक तरफ से नटराजन की छोटी सी गलती है कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट तब नहीं सुनवाई करता है जब उसकी सुनवाई के कारण उस रिटर्निंग अफसर के आदेश को प्रभावित हो सकता है और दूसरे दिन का समय दे देता, तारीख दे देता है कि ताकि डेट बीत जाए
और रेट जो है इनफ्लक्चुअस हो जाए, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि फेयर इस देश में चुनाव होगा और कैसे लोगों को अपनी मन की या अपनी इच्छा की सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। समय है, समय परिवर्तन आता है और ये जनता ही लाती है। इससे बड़े तांडव अंग्रेज करते थे, उनका भी शासन खत्म हुआ है और बहुत से ऐसे जो है कि मुस्लिम जो है कि आए थे इस पर, हमारे देश पर चढ़ाई करके शासन किए, 700 साल तक किए, लेकिन उनका भी समय बदला। तो तानाशाही की उम्र ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, कुछ दिन तक चलेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जितना तानाशाही जितना अधिक चलेगी उतने जल्दी रिवोल्ट होगा उनके खिलाफ, उतने जल्दी लोग इकट्ठा होंगे, उतने जल्दी लोग अपना स्वार्थ छोड़ के देश के स्वार्थ के लिए एकजुट होंगे। अभी तक तो आप हैं तो मैं खुश हूं, मैं हूं तो ये खुश हैं, ये हैं तो वो खुश हैं, लेकिन जब पारा सबके ऊपर जब वो चीज पड़ेगी तो दिन दूर नहीं। इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से सारी विचारधाराओं को तोड़ करके सारे दल इकट्ठा हुए थे, वो समय आ गया है, फिर सारे दल इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के इन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज आपने विचारधारा की बात की, तो क्या लगता है अभी भी राजनीति में ऐसे लोग हैं जो विचारधारा को लेकर चलते हैं? क्योंकि हमने देखा है अभी एक राघव चड्ढा जो आम जनता की बात उठाते तो बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में ममता की सरकार गिरते ही उनके पार्टी के जो करीबी लोग हैं उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। क्या लगता है कि मुसीबत में अपने जो पार्टी के मेन मुखिया उनका साथ छोड़ देना चाहिए या साथ रहना चाहिए? देखिए सवाल ये होता है कि किसको कितना रेजिस्टेंस पावर है। किसी को प्रचंड धूप में भी आनंद का अनुभव होता है, किसी को जरा सा अगर धूप लग जाए तो उसको तकलीफ होने लगती है, किसी को किसी बात को लेकर के सहन शक्ति। तो आपकी जो सहन शक्ति है वो निर्भर करती है कि कितना आप खड़े रह सकते, ये निर्भर करता है। जिसको खोने के लिए कुछ न हो उसका कोई दल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए लगातार सत्ता में बने रहने के कारण तृणमूल के कुछ हमारे सांसद साथी इस तरीके से सत्ता भोगी हो गए थे कि सत्ता से दूर रहने की कल्पना भी मात्र से वो सिहर जाते थे, और इसी कारण से संभवतः उन लोगों ने ममता दीदी का साथ छोड़ा है, संघर्ष का साथ छोड़ा है। अच्छा, हमारा अगला सवाल ये है कि आप चंदौली से सांसद हैं। चंदौली की जनता से लगाव है या फिर सिर्फ राजनीति है? देखिए चंदौली पहले बनारस का अंग हुआ करता था। मैं जब संगठन की राजनीति करता था, जिला अध्यक्ष था कांग्रेस में युवा संगठन का, तो उस समय बनारस, भदोही, बनारस, चंदौली तीनों जिला का मिला करके 22 ब्लॉक हुआ करते थे, वो सब एक था। तो लगाव तो चंदौली से उस समय से है, आना जाना उस समय से है, लोगों के बीच में उठना बैठना उस समय से है। हम लोगों की सारी रिश्तेदारियां ससुराल से लेकर ननिहाल तक, अच्छा, यहाँ तक कि समधियान तक सब चंदौली में है। तो चंदौली का खून तो मेरे रगों में दौड़ रहा है ना। अच्छा, जब ननिहाल का खून आधा तो होता है, डीएनए में आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो चंदौली का डीएनए जब हमारे खून में है तो क्या संभव नहीं है कि चंदौली से लगाव न हो। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं आपसे आपके सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दे रहा हूं कि चंदौली का डीएनए हमारे खून में है, इसलिए लगाव लाजमी है।
ऐसे ही देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से चंदौली एक अहम योगदान या अहम चेहरा वो माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जिस हिसाब से उसका विकास होना चाहिए, उस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, अब हमारे अब आलोचना में नहीं करना चाहता। एक अवसर था जब भारी मंत्रालय के मंत्री हमारे चंदौली जनपद के माननीय सांसद हुआ करते थे। बिल्कुल। उसमें जैसे हमारे यहाँ का पश्चिम वाहिनी मेला है, बलुआ से लेकर के वाल्मीकि मंदिर तक, कैथी तक जाता है। शायद पूरे गंगा बेसिन में, जहां से गंगा निकलती है और अंत में जहां तक जाती है, मात्र यही ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रीच है जो माँ गंगा पश्चिम वाहिनी के रूप में ये जानी जाती है। इस कारण उस जगह जो पवित्र मानी जाती है, और एकादशी के दिन वहां गंगा जी पर मेला लगता है, स्नान लोग करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। वो ऐतिहासिक है। वाल्मीकि जी का वो मंदिर है, वहां पे स्थान है, उनके नाम से जाना जाता है, तो उसको पर्यटक के रूप में विकसित किया जा सकता है। गंगा जी के किनारे किनारे बाबा कीनाराम से लेकर के जमनिया तक की जो धरती है, वो हमारे साधु संतों की धरती रही। वहां का एक एक कण कण जो है कि पवित्र है। हम उसको नहीं डेवलप कर पाए। जहां अब आगे बढ़ते हैं, हम हमारे शहीद स्थल हैं, जहां पर अंग्रेजों की सेना से लोहा लेने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शहीद दिया, चाहे वो आपका धानापुर हो, धीना हो, चाहे आपका सैयद राजा हो, तमाम ऐसी जगह है जहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे शहीदी स्थल हो, शहीद हुए हो अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। और उसके आगे यदि हम चकिया के पास जाते हैं, तो आप लोगों ने देवकी नंदन खत्री की उपन्यास पढ़ी होगी, चंद्रकांता जिसका सीरियल था। वो सारा स्पॉट हमारे चंदौली जनपद में है। नौगढ़ का किला, आपका नीचे आएंगे तो राजदरी, देवदरी, उसके बाद चुनार का किला। तो यदि हम इस दृष्टि से भी अगर उसको डेवलप किए होते, तो आज जो है हीलिंग सेंटर के रूप में हम जाते हैं हीलिंग कराने के लिए, मानसिक रूप से आयुर्वेदिक दवा इलाज के लिए केरल जाते हैं, या फिर बाबा रामदेव के जरिए उत्तराखंड में जाते हैं। हमारे यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, वहां हीलिंग सेंटर बना दे और वहां लोग जाएंगे। वहां इतना सुंदर दृश्य, जब झरना गिरता है, जलप्रपात, तो वो छवि जो है कि कहीं देखने को नहीं मिलती है। नौगढ़ बंदा है, औरवा टाण है। अब पर्यटक स्थल तो बहुत है, काम करने को बहुत है। हमारा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। वहां भी तरह तरह के सुंदर धान की खेती होती है, कि सुगंधित धान की खेती होती है, कि पड़ोसी के घर में चावल बने तो 2 घर छोड़ करके भी उसकी महक जाती थी। काला नमक और तमाम तरीके के वहाँ के जो प्रसिद्ध बादशाह भोग तो अब आया है, लेकिन उसका जो महक है वो इतनी सुंदर होती है कि यदि उसका मार्केटिंग अगर हम लोग करते, तो चंदौली आज दुनिया के देश के पटल पे निश्चित रूप से आगे जो है बढ़ा होता। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। शेखावत जी को भी हमने पत्र लिखा है, माननीय वो क्या नाम है, इनसे राजनाथ जी से भी हमने पत्र लिख करके मांगी है, एक सैनिक स्कूल दे दीजिए। ठीक है, आप मिलिट्री स्कूल नहीं दे सकते तो सैनिक स्कूल दे दीजिए। हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा
पूर्व सैनिक हैं, और चूंकि हमारा थोड़ा आकांक्षी जिला है और ज़्यादा पिछड़ी और अति पिछड़ी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो गरीब समाज का बच्चा ही मिलिट्री और सीएपीएफ वगैरह इस सब में जाता है, पैरामिलिट्री वगैरह में। कोई सी अमीर के बच्चे को आप बॉर्डर पे नहीं देखेंगे। और सरकार भी कई ऐसे प्रोग्राम लाती है जिससे उनके इलाज दवा के लिए सहायता करती है। तो एक सेंटर की भी मांग की कि आप ईसीएचएस स्कीम के तहत एक वहाँ सेंटर दे दीजिए। देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम तो मांग ही कर सकते हैं, सदन में भी उठाया और व्यक्तिगत रूप से मिल करके दिया है, और सारे जो है उन सब चीज़ों के लिए। हाँ, इतना जरूर है, गडकरी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2-3 एक्सप्रेस हाईवे वो कहने पर उन्होंने स्वीकार किया है और उस पर भी काम चल रहा है। वैसे चंदौली से आपके महेंद्र नाथ पांडे जो घर आया था, मार दिया था, तो बाद में लोग ये कहने लगे कि कैंडिडेट अच्छा नहीं था, कोई दूसरा होता तो लड़ाई टक्कर की होती। क्या ये लगता है, ये बात सही है, कोई और होता तो लड़ाई टक्कर की होती, या जनता का प्यार आपके साथ था? देखिए, सबकी अपनी अपनी दलील होती है। हारने के भी कई कारण होते हैं, जीतने के भी कई कारण होते हैं। जिसको जो सूट करता है वो दलील देता है। लेकिन स्थिति यह है कि अगर आप 10 साल के कार्यकाल में उठा करके देखें तो जनता के किसी मुद्दे को पर बात करते हुए पार्लियामेंट में नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि संभवतः उनसे मिलना भी बड़ा कठिन था। बड़े नेता थे, हो सकता है वो शैली हो, लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं करता। और यदि जनता संतुष्ट होती तो निश्चित रूप से उनको जिताती, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता ही तो मालिक है। हाँ, मैं आपसे बता दूं कि चंदौली हमेशा समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है, क्योंकि लोहिया जी भी वहां से चुनाव लड़े थे। बाबू प्रभुनारायण सिंह भी एक बार एमपी हुए थे, और जितने भी समाजवादी सांसद वहां से हुए थे, बहुत से लोग समाजवादी सांसद हुए थे। लेकिन वो लोग कब फासिस्टवादी हो गए, कब जो है कि भाजपा से प्रभावित हो गए, ये उनको भी नहीं पता चला। आज उनके बच्चों की आइडियोलॉजी, माने उनका आइडल कौन है, आज जो है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या है, ये बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ये सरकार शिक्षा को खत्म करना चाहती है, और ये बड़े साजिश के तहत खत्म हो रही है। क्यों? क्यों नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तब वो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, आपसे सवाल करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को सवाल सुनना पसंद नहीं है। इसलिए वो साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में 30,000 और देश में लाखों प्राइमरी एजुकेशन को बंद कर दिया है। आखिर प्राइमरी एजुकेशन में किसका बच्चा पढ़ता है? वो गरीब का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। तो हम कह रहे ठीक है, 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें 10 तो आगे बढ़ते हैं, तो 10% की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि है। अगर किसी गरीब समाज के बच्चों में पढ़ने की ललक यदि 10% बढ़ जाए तो ये सरकार की कामयाबी है। हम उसको इस पैमाने से देखना चाहिए। हम इससे नहीं देखना चाहिए कि वहाँ संख्या कम है, कि वहाँ पर बच्चे कम मात्रा में पढ़ने के लिए आते हैं। हमको इनकरेज करना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती है। हमने कंपोजिट विद्यालय तो सुना था, लेकिन कंपोजिट मदिरालय नहीं सुना था। तो विद्यालय की जगह मदिरालय बनाए जा रहे हैं, और गरीबों के साथ उनके बच्चों को उनके घर में और उनके गांव के नजदीक में खोला जा रहा है। क्योंकि मजदूर जब अपनी मजदूरी करके 400-500 कमा के आता है तो पूरी पूरी पैसा उसी जो है ठेके पर दे देता है, और पी करके जब घर जाता है तो घर में भी बच्चों और अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करता है,
ताकि जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा है वो भी जो है भाग जाए और पढ़ न पावे, और उनके घर का माहौल, जिसके घर में मारपीट होता हो, उसके बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और केवल जो है कि वही नारे जिसका कोई जो है कि रिटर्न इस देश या इस समाज के लिए नहीं, वही नारे लगा करके केवल भावना भड़का करके चुनाव जीतने का काम करते। तो इसलिए हम लोग उसकी विचारधारा से एकदम प्रभावित नहीं रहते, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होते हैं। अच्छा, चंदौली में एक पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर बतौर सांसद आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा काम है, हम सरकार को सुझाव देते हैं। कृषि प्रधान हमारा इलाका है। सरकार को हमने 2 सुझाव। एक सुझाव ये कि सरकार कोई रिसर्च नहीं कर रही है, जबकि सरकार के पास तमाम ऐसे साधन हैं कि जो हमारा किसान खेती करता है, उसके 3 से 4 महीने खेत जो है खाली रहते हैं। आज अभी जाके देखिए तो लाखों हेक्टेयर भूमि आज खाली पड़ी है, और खाली कब होती है? मार्च में। पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना सरकार अवेयर नहीं कर पाती कि 4 महीने में कोई अतिरिक्त फसल किसान ले ले, तभी ना किसान की आमदनी बढ़ेगी। खेत वही है, लेकिन चूंकि हम 57 हो गए, नहीं 1957 60 के दशक में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, और आज नहरें उसी तरीके से 1 किलोमीटर नहर इतने सालों में किसी सरकार ने नहीं बढ़ा पाया। अब कल्पना कीजिए कि 50-60 साल पूर्व बनाई गई जो नहरें हैं, पंप कैनाल है, जो चंद्रप्रभा बांध है, उसकी दशा क्या होगी? मरम्मत तक लोग नहीं कर पाते। सरकार दावा करती है, लेकिन आज मैंने जब एक्सचेंज से पूछा कि ये नहरें चल क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि इस समय धान के बेहन डालने का समय है। सब जलखाता जो है खाली है, क्योंकि गांव में जितने भी आवारा पशु हैं, जंगली पशु हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। तो कम से कम वो जलखाता भर दीजिए, नहरों में पानी डाल दीजिए। कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर जलस्तर हमारे पंप से नीचे है, इसलिए सरकार हमको कही नहीं रही है कि हम पंप कैनाल चलाएं। तो क्या मतलब? कहें गंगा में पानी का स्तर बहुत नीचे हो गया है। हम कहे गंगा तो ये तो क्रूज चलाने की बात केंद्र सरकार करती है, और आप कह रहे हो भी पानी नहीं है। तो ये दोनों विरोधाभास कैसे? एक तरफ किसानों को पंप चलाने के लिए पानी नहीं है, दूसरे सरकार के करोड़ों हजारों करोड़ की योजना है कि वहां पे हम क्रूज चलाएं, शिप के माध्यम से हम मालवाहक करें। तो ये दोनों कैसे हो सकता है? तो स्थिति ये है कि सरकार केवल हेडलाइन बनाने का काम करती है, और जब अखबार में हेडलाइन छप जाते हैं तो उस विषय को भी खत्म कर देती है। तो काम करने का उनका अपना तरीका है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर सिंचाई के साधन पानी उपलब्ध होता तो 3 फसल लेते हमारे किसान, और जब 3 फसल किसान लेता तो उसकी आमदनी दुगनी होती, वो जो है कि बढ़ तिगुनी जाती थी। तो एक तो वो करना है कि नहीं, सिंचाई के साधन बढ़वा दिए जाए। मैंने प्रयास भी किया, जल संसाधन मंत्रालय को, ये जल शक्ति मंत्रालय को हमने पत्र भी लिखा, मिला भी 3-4 बार। CR पाटिल से भी मैंने कहा
क्या पूरे देश की सर्वे करा लीजिए, एक्सेप्ट चंदौली ही नहीं, सबके सर्वे करा लीजिए और वैज्ञानिकों को लगाइए कि क्या कौन सी ऐसा तरीका अपनाएं कि हम 3 फसल साल में ले सकें और कहाँ पे कौन सी फसल जो है कि लगाने से लाभकारी होगी, कम पानी में जो है कि वो हो जाएगा। दूसरा वहाँ पे इसी कृषि उपज से लेकर के कि किसी के कृषि में केवल धान की फसल होती, चावल हो जाता है, चावल हम बेच देते हैं, धान बेच देता है किसान, गेहूं बेच देता है किसान, लेकिन और भी उसके साथ प्रोडक्ट है, उसका जो पुआर है, उसका जो जड़ है, खुत्ती जिसको बोलते हैं जड़ है, आपका ये है क्या नाम है, गेहूं का डंठल है, भूसी है, कन्ना है, राइस बार्न का है। तो ऐसे उद्योग के बारे में प्रोत्साहित नहीं करती कि जो किसानों से जुड़ा हुआ माल को, ऐसे प्रोडक्ट को वो परचेज कर ले जिससे उनको भाव मिल जाए। तो जब इन सब चीजों पर सुझाव हम लोग देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करना सरकार को है ना, लेकिन सरकार को फुर्सत कहाँ है? सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। तो इसलिए हमारे योजनाओं पर जो है कि बहुत विशेष आगे योजनाएं बन नहीं पा रही हैं, जबकि पार्लियामेंट में इसको उठाते हैं, वहां भी उठाते हैं कि भाई किसानों की आमदनी कैसे बढ़े जो है। इसीलिए हम लोगों ने वो ग्रीनफील्ड रोड निकाला है कि रोड बन जाएगा तो कोई विदेश, कोई बाहरी आकर के बढ़िया वहाँ जो है वो लगा देगा, क्या नाम, फैक्ट्रियां लगा देगा इस पर। इन सब चीजों आज आजकल पॉल्यूशन कंट्रोल के जरिए पॉलीथीन अवॉइड किया जा रहा है और पुआल से पॉलीथीन बन जाएगी, जो कैरी बैग होता है वो बन जाता है। डिमांड बहुत है। डंठल से और खुत्ती से वो कपड़े बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कपड़े, उसके रेसे निकाल लेते हैं और रेसे निकाल करके, धागा निकाल करके उससे जो कपड़े बनते हैं वो समझ लीजिए कि शरीर को कितना जो है कि वो उसके लाभदायक होते हैं और कोई केमिकल नहीं होता, उसकी डिमांड भी बहुत है। लेकिन ये सरकार प्रोत्साहित ही नहीं करती इन सब चीजों को, पर्यटन को बढ़ावा दे दे। हम तो मार खा जाते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी सांसद अ, हमारे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के सारे अधिकारी बिना प्रधानमंत्री की इजाजत से कोई काम ही नहीं करते। तो जैसे बड़े पेड़ का छाया पड़ जाए तो उस खेत में अनाज कम होता है, ऐसे ही हमारी हालत है। ये बरगद पेड़ की तरीके से प्रधानमंत्री जी हैं, उसके पेड़ के नीचे हम छोटा सा अमरूद का आदमी क्या कर सकता है? फर में नहीं करेगा, हाँ। रोशनी ही नहीं आएगी। अच्छा। तो हमारी तो स्थिति ये है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं संघर्ष और समय समय पर हम बेनकाब करते रहे सरकार को। अच्छा, किसानों का मुद्दा आता है। सरकार एक बात हमेशा कहती है कि इथेनॉल बनाएंगे, और किसानों से गन्ना या फिर उनके अनाज हम लेंगे और उससे इथेनॉल बनाएंगे तो किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। ये कितना कारगर? देखिए, अभी तो हमारे पास उदाहरण बिहार का है। इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी और 90% फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि सरकार ने जो सब्सिडी देने का वादा किया था वो सब्सिडी बंद कर दी, तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब उत्तर प्रदेश का आ रहा है तो वहां यहाँ फैक्ट्रियां सब्सिडी देने की बात कहेंगे, फिर यहाँ चुनाव हो जाएगा, फिर यहाँ बंद हो जाएगा। मैं गडकरी जी से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी व्हीकल्स बने हैं क्या उनके इंजन इस लायक हैं कि इथेनॉल को लेकर के वो सरवाइव कर सके? हमारे तो इंजन बने हैं डीजल और पेट्रोल के खपत के लिए ना। 10% चलिए ले लेते हैं उसको, उसमें भी रस्ट आ जाता है। और जहाँ 100% आप इथेनॉल लगाएंगे, अभी तो हम देख रहे थे कि मक्खियां बैठने लगी थी वो टंकी पे, इतना इथेनॉल जो है कि वो लगा रहे हैं। तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है।
आपके क्षेत्र में हमने देखा कि सड़क पे आपने जैसा कि बात किया, सड़क की जो चीज़ें हैं वो सही हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं स्वास्थ्य में डॉक्टर्स की कमी है स्वास्थ्य व्यवस्था में। तो इस पर क्या काम बतौर देखिए, कर रहे हैं? स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रालय में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सामंजस्य होना चाहिए, डबल इंजन की कहते जरूर है, लेकिन दोनों इंजन टकरा रहे हैं। और जब दोनों इंजन टकरा रहे हैं तो उससे जो धुआं निकल रहा है वो जनता परेशान है उससे। तो ये धुआं की देन है कि आपके स्वास्थ्य विभाग का जितने भी यूपी से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी पीएससी सेंटर हैं, किसी पे डॉक्टर नहीं। दवाइयों के लिए छोटी पर्ची और बड़ी पर्ची आपको दिखाने के लिए छोटी पर्ची लेके जाएंगे तो उस पर आपको वो हो जाएगा, क्या नाम है, जांच होगी और उसको जो कमीशन बनेगा वो डॉक्टर की जेब में। दवाइयाँ लिखी जाती है छोटी पर्ची पर, ही जाइए बाहर से ले आइए। बड़ी पर्ची पर जेनरिक दवाइयाँ लिखेंगी जो उनके स्टॉक में मिलेगा, जो काम नहीं करेगा। तो दो व्यवस्था है यहाँ पे, तो कैसे सुधरेगा? डॉक्टर संविदा पे अब आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आदमी रखे जाते हैं उनकी आधी तनख्वाह पहले ही जो उनका वो है सप्लाई करने वाला जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही कंपनी है। तो वो आउटसोर्सिंग कंपनियां आधी तनख्वाह साल भर पहले ही ले लेती हैं। तो जब वो पैसा दे के आता है तो अंगूठा लगा के चला जाता है, हाजिरी लगा के, और पूरी तनख्वाह उसकी तनख्वाह उसके घर आ जाती है। फिर काम में क्यों करेगा? काम में वो मन लगा के करता है जो अपना भविष्य उसमें देखता है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई जाएगा तो किसी तरीके से 1 साल काट के चला आएगा, जैसे अग्निवीर है। वो बॉर्डर पर क्यों सीने पर गोली खाएगा? क्योंकि उसे मालूम है कि 4 साल बाद लौट के उसको घर आना है। और जो वही परमानेंट हमारा सैनिक होता है वो इसलिए गोली खाने को तैयार रहता है कि सरकार उनके पीछे खड़ी रहती है। और मैं माननीय नेताजी को, मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि रक्षा मंत्री रहते उन्होंने व्यवस्था की है कि बॉर्डर पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो पहले टोपी और बिल्ला आता था, लेकिन पूरी बॉडी लाने की घर पे और पूरे राजकीय स्तर उसके उन सम्मान के साथ उसकी विदाई होती थी और करोड़ों रुपए उनके परिवार को पालन पोषण के लिए दिया जाता था। तो उनके हौसले भी बुलंद होते थे। इसी तरीके से डॉक्टर हैं, वो समय काट रहे हैं। अगर वही परमानेंट होते तो अपनी नौकरी बचाने के डर से काम ठीक कर। संविदा कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर नहीं। जब डर नहीं तो कोई काम ठीक नहीं, तो कोई काम ठीक नहीं इसलिए राहत नहीं। ये तो सरकार की पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के तहत इस बेड़ा गर्क हो रहा है उत्तर प्रदेश का। जैसे कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की जो विकास की धारा है वो कागजों में ज़्यादा है और विकास कहीं हुआ भी है तो किसी विशेष जगहों पे हुआ है, विकास किसी विशेष जिले में ही हुआ है। तो क्या आप इस बात से सहमति हैं कि विकास देखिए, होता क्या है, काम करने का जो तरीका है, पहले क्या था कि छोटे छोटे जो है टेंडर निकलते थे, लोकल जो ठेकेदार थे उसके लिए टेंडर डालते थे, काम करते थे और उसके गुणवत्ता के ख्याल रखते थे और जो है कि वो लाज से, डर से काम की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते थे। सरकार ने क्या कर दिया कि 10-20 बड़े काम को जोड़ करके एक काम कर दिया और वो काम हो गया 100 करोड़ का। और उसके लिए उन्होंने जो क्रेडेंशियल बनाया कि जो 100 करोड़ के काम साल भर में 3 पूरे कर लिए, वही एलिजिबल होगा इसमें टेंडर डालने के लिए। तो इसमें बेचारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर छट जाते हैं और फिर वही गुजरात मॉडल लोग
आ जाते हैं, उनके पास क्रेडेंशियल है, उनके पास पावर है, उनको इनकरेज करने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ जल जीवन मिशन है वो पूरी तरीके से फेल है। हर घर नल से जल योजना है, वो 10% भी कामयाबी नहीं है और लाखों करोड़ रुपया उसमें चले गए। सब क्यों चले गए? एक गुजरात की टॉवेल बनाने वाली कंपनी है जो तौलिया बनाती है हाथ पोंछने के लिए और नहाने के लिए, वो है वेलस्पन। जीवन में कभी एटोनाली नहीं बनाया होगा, उसको कई कई जिलों के टेंडर दे दिए और वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर लोकल ठेकेदारों से करता है। मेरा दावा है कि सारे टंकियां में पानी अगर भर दिए जाएं तो लगभग 70% टंकियां ढह जाएंगी। तो सरकार तो इस तरीके से काम करती है, तो फिर काम कैसे होगा? कागज पे होता है काम। बनारस में 96,000 करोड़ के विकास की घोषणा हो गई। 96,000 करोड़ अगर चांदी की सड़क बनाया जाए तो बनारस की सड़क बन जाएगी, चांदी की सड़क। अच्छा। और आज कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो खराब ना हो। हर जगह जल जमाव, हर जगह जो है कि भ्रष्टाचार, हर जगह टूटी फूटी सब सारी चीजें हैं, जाम अलग से। आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि हम लोगों के समय ये बरुणा कॉरिडोर शुरू किया गया था कि बरुणा को गहरी करके उसकी मिट्टी को किनारे फ्लड लेवल जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उतना पाट दिया जाए और फिर एक वैकल्पिक रोड और बच्चों के टहलने के लिए इको पार्क डेवलप कर दिया जाए और फिर जिसे पाथवे बना दिया जाए। और चूंकि उसकी इतनी गहराई रहेगी कि वो गंगा के जलस्तर से आता जाता रहेगा तो साफ भी रहेगा, तो नौकायन विहार ये सब करेंगे। और प्लस टूरिस्टों को विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए इधर से निकलेंगे, गंगा जी से होते हुए चले जाएंगे, ट्रैफिक भी सामना नहीं करना पड़ेगा। 400 करोड़ रुपए की योजना ध्वस्त हो गई। कोई विभाग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम इसकी जिम्मेदार हैं, और बट्टे खाते में वो योजना डाली जा रही है और फिर से उसको जो है सीवर लाइन डालने के लिए फिर से टेंडर या उस पर कवायद हो रही। तो 400 करोड़ तो जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का ना पैसा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को तो इसमें सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं, जो हो गया वो हो गया। हमारे बगल वाली आप सामने की देखेंगे जो पार्क है, ये सापुर जी पालन जी ने इसको डेवलप किया है। 3 पार्क है और 2,80,00,000 इसका एस्टिमेट वैल्यू है और उसका मैक्सिमम 80 लाख रुपया भी तीनों का मिला करके खर्च नहीं आया होगा। और गुणवत्ता काम की एक बार मैंने रुकवा दिया तो सापुर जी पालन जी का हमारा मैनेजर आया हमारे पास, अब बोला कि साहब आपने रुकवा दिया। हम कहा हाँ यार, काम तो बढ़िया से करो, काम तो ठीक से कर नहीं रहे हो। कहे साहब आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारा काम तो कंप्लीट है क्योंकि अभी तो आधा अधूरा कि देखिए नगर निगम का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कागजों पे, और ये हमारा सिक्योरिटी मनी रिलीज हो गई है, अंतिम भुगतान का पैसा भी मिल गया है, मेरा देखिए फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं। ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर आप चाहें तो इसको कराएं, नहीं तो आपके दरवाजे के सामने खंडहर रहेगा और मुझे मालूम है कि आप खंडहर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, आप अपने से बनवा देंगे, उसको ठीक कर देंगे। मैं अवाक रह गया। तो इस तरीके से बड़े लोगों को, सापुर जी पालन जी छोटी मोटी कंपनी है नहीं, बड़े लोगों को टेंडर दिया जाता है, वो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये तो आरोप हो गया कि
बता तो आरोप नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपसे। अंडरग्राउंड बिजली के तार जा रहे हैं, अब जाके देख लीजिए क्या हालत है। अच्छा योगी जी तो जहाँ कहीं भी जाते हैं भाषणों में जिक्र करते हैं कि विकास देखना है तो आप बनारस आइए और अयोध्या जा करके देखिए। ये आपने कभी गए हैं रात में किसी हाईवे पर गए होंगे, तो जाते हुए रात में देखेंगे तो लाइट लगा करके कितना सुंदर होटल का दृश्य बन जाता है। आपको लगेगा यार इतना बढ़िया जो है ढाबा है कि चलिए इस पर खा लिया जाए। और वही जब दिन में लौटेंगे तो उस ढाबे को पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो खंडहर दिखाई देता है। तो जब योगी जी आते हैं रात में टहलते हैं और रात में खम्भों पर चाइना लाइट लगा करके पूरे बनारस को चमका दिया जाता है। योगी जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही काम हमारे सांसद जी भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी रात में चलते हैं, वो सिखा देती है यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स कि भाई दिन में जनता को परेशानी होगी, आप रात को 12 बजे देख लीजिए, तो रात को 12 बजे लाइट से चमका देगी। वो भी कहेंगे वाह 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 क्या बनारस है, बनारस बदल रहा है। बदल गया बनारस। अच्छा आप जब सदन में खड़े होते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि गरीबों की युवाओं की और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। उसी संसद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समोसे का और चटनी का जिक्र करते हैं। तो क्या आपको उस जिम्मेदारी का एहसास है जिसके लिए जनता ने आपको चुन के देखिए हम लोग समाजवादी लोग, जो लोग समोसे और चटनी की बात करते हैं वो सामंतवादी सोच वाले हैं। हम समाजवादी लोग हमेशा लोहिया जी के चिन्हों पे चलते हैं। हम समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं। आज चंदौली की बात मैं करता हूँ। इतने दिन हो गए, किसानों की बीमा की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या किसी सांसद ने बटाईदार किसानों की पीड़ा को समझा कि जो ठेके पर लेते हैं और दैवीय आपदा के कारण किसान जल जाते, किसानों की फसल जल जाती है, तो जो खेत का मालिक होता है, खतौनी में जिसका नाम होता है, तो बीमा का पैसा तो उसके पास चला जाता है। लेकिन जो अपनी बीवी बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके परिश्रम करके वो 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के काम किया है, उसको क्या मिलता है? तो उसको तो कुछ नहीं मिलता। उसकी मेहनत भी चली जाती है, पैसा भी चला जाता है, बीज भी चला जाता है और उसको मिलता भी कुछ नहीं। मैंने इस बात को सदन में उठाई कि सरकार बटाईदार किसानों के बारे में कोई योजना बनाए जिसे जो दैवीय आपदा के समय उनको भी जो है उनकी मजदूरी का कीमत मिल सके। और मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है और इस पर कार्रवाई हो रही है। आज ही दिशा कमेटी की बैठक की, हमने कहा कि सामंतवादी व्यवस्था आज से तो है नहीं। बड़े बड़े जमींदार लोग अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूर बसा देते थे अपने गांव के बगल में, ताकि जरूरत पड़ने पर धान की कटाई उनके काम में हाथ बटाने के लिए उन मजदूरों का इस्तेमाल करें। और वो मजदूर किसी तरीके से पहले फूस की झोपड़ी बनाई, फिर उसमें कच्चा पक्का मकान बनाए, फिर किसी तरीके से अपने बच्चों के साथ कई पीढ़ियों से उस पर रह रहा है। लेकिन जब वो बसने को आया तब उसने तो नहीं देखा कि ये श्रेणी किस श्रेणी की जमीन है। जमींदार ने कह दिया कि वहां बस जाओ, वो बस गया मजदूर, बाल बच्चों के साथ कई पीढ़ी से अपने रह रहा है, सैकड़ों साल से रह रहा है। अब आप सरकार को चाहिए कि हमने जो मांग की कि सरकार को चाहिए कि उस गरीब को उसको घर का घरौनी दे दे, उसके मालिक बना दे उतनी जगह का। ये सरकार कहती है कि नहीं, ये तो सरकारी भूमि है। अब उसको ट्रेसपासर घोषित कर रही है, अवैध कब्जेदार घोषित कर रही है। मैं इसकी लड़ाई सदन में लड़ रहा हूँ, मैं इसकी लड़ाई जमीन पर भी लड़ूंगा। मैं इस सरकार को मजबूर करूंगा कि अगर उनको उजाड़ने का प्रयास करेगी तो इसके लिए हम सड़क पर भी उतरेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आप उनको उनके पुश्तों से रह रहे जो उनकी जगह है उसका मालिक बनाएंगे।
तब उनके साथ न्याय होगा। ये सरकार आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बहुत सी अपनी औलादों को यहाँ छोड़ गए, जिनकी सोच आज भी सामंती सोच है। वो कभी देश के बारे में सोचे ही नहीं। लड़ाई किसने लड़ी? आज इस देश के लिए कौन जो है कि जीता मरता है? हमारा मजदूर बनता है। आज मजदूर ने मेहनत की, खून पसीने की अपना लगाया, तो आज हम इस महल में रह रहे हैं। अगर मजदूर नहीं रहता तो महल कौन बनाता? हमारा खेती कौन करता? हमारे देश का विकास कौन करता? रोड कौन बनाता? नहरें कौन खोदता? ये सोच जो है सरकार की नहीं है। सरकार सोचती है कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा हो और बाकी लोग उनके यहाँ जाके नौकरी चाकरी करें। लेकिन हम सब समाजवादी लोग, जो समाजवाद है, वो कहता है कि नहीं, सबके हाथ में थोड़ा पैसा जाए, जिससे वो अपने तरीके से अपना विकास कर सकें, अपने तरीके से अपने आप को स्टैंड कर सकें। ये किसी के गुलाम रह करके नहीं स्टैंड कर सकें। वो अपने तरीके से अपने को आगे बढ़ावें, और तभी देश का वास्तविक विकास होगा। नहीं तो हम तो उसी प्रथा की तरफ चले जा रहे हैं जो पहले थी, जमींदारी प्रथा, कि एक राजा था, सब प्रजा थी। तो आज उस व्यवस्था को जब हमारे संविधान ने तोड़ा है, तो उस संविधान की रक्षा करना, उसको मजबूत करना हम समाजवादियों का काम है, हमारे देश के एक एक नागरिक का काम है। आज सरकार, आपको याद होगा कि सरकार 2024 में संविधान बदलने की बात कर रही थी कि 400 पार ले आइए, मैं संविधान बदल दूंगा। संविधान बदल के क्या लाएंगे? राजतंत्र, लोकतंत्र से हटा के राजतंत्र। जब इस देश की जनता ने नकार दिया उनके इस आह्वान को और बहुमत लाने नहीं दिया, तो बहुमत को किस तरीके से लाया जा रहा है? ये क्या यही लोकतांत्रिक तरीका है कि चुने हुए सांसद, चुनी हुई सरकार को गिरा करके और आप बहुमत की दिशा में आगे बढ़ें? क्या यही जो है कि बाबा साहब ने संविधान में कहीं लिखा है क्या? आज आप यूनिवर्सिटी में कई जगह पर नौकरियों में जाएं, इन लोगों ने अपने मन से एक कॉलम बढ़ा दिया है, नॉट फाउंड सुटेबल। शायद आपने सुना होगा। कोई गरीब का लड़का यदि मेहनत करके पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके जब कोई कंपटीशन में जाता है, रिटन पास करता है, फिजिकल पास करता है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसको सिलेक्शन करने के बजाय एक कॉलम इन लोगों ने बना दिया कि आप इस पद के योग्य ही नहीं है। संविधान की किस धारा में लिखा है? किस अनुच्छेद में वर्णन है कि नॉट फाउंड सुटेबल? अगर कोई बच्चा अगर इंटरव्यू तक जाता है, तो आप इंटरव्यू में पासिंग मार्क दीजिए, मत दीजिए उसको 90%, मत दीजिए 80%, लेकिन 33% उसका हक है, राइट है, आप उतना दीजिए। अगर वो मेरिट में आता है तो सिलेक्शन कीजिए। तो कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो इस तरीके से आरक्षण की चोरी करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, और उनकी इस शोषण के खिलाफ, उनके द्वारा उनके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 80% आबादी मुझे पसंद करती है। तो इसलिए मैं अपने आप को समझता हूं कि जिस काम के लिए चंदौली की जनता ने हमें चुना है, मैं उसकी पीड़ा को, उसकी जरूरत को, उसकी को न्याय कैसे दिला पाऊं, इसकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाता हूं, जो मेरा कर्तव्य है, और मैं उस कर्तव्य का बखूबी पालन करता हूं, और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा सांसद जी, आने वाले कुछ समय में यूपी के चुनाव हो रहे हैं, और समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि जो नेताजी द्वारा, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो रास्ता अपनाया है, उसी रास्ते पर चलते हुए पीडीए के माध्यम से हम न्याय की मांग करेंगे। पीडीए को आप, कुछ लोग हैं जो जाति में जोड़ते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन पीडीए का ये मतलब नहीं।
पीडीए का मतलब हर पीड़ित, हर दुखी, हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसे न्याय नहीं मिल पाया है, वो हमारे पीडीए का साथी है। और उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना समाजवादियों का कर्तव्य होता है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समाज के हर तबके को जोड़ करके हम इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, इन्हें हराएंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा आपने पीडीए समीकरण की बात की, पीडीए समीकरण को लेकर बीजेपी सवाल उठाती है और उसके फुल फॉर्म को बताती है परिवार डेवलपमेंट पार्टी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दिक्कत यह है कि जब आप मेरे तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 अंगुलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो ये सवाल राजनाथ सिंह से क्यों नहीं पूछते कि वो अपने बेटे को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये आप उन तमाम नेताओं को, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे तमाम ऐसे नेता हैं, एक आध दर्जन बता सकते हैं जो अपने परिवार को बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं और उसी नाते आज राजनीति में इस पद पे बने हुए हैं। तो एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जरूर उंगली उठाते हैं, लेकिन 3 अंगुलियां उनकी तरफ इशारा करती हैं। पहले अपने गिरबान में झांके, फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। जैसे जातिगत समीकरण बनाम विकास, क्या इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश के इस बार की चुनाव होने वाली है? विकास पे वोट मांगेंगे या जाति पे वोट किया जाएगा? सवाल ये है, सरकार विकास की बात करती है, जिस मुद्दे पर वो वोट मांगेगी उसका जवाब उसी मुद्दे पर हम लोग देंगे। आप बता दीजिए कि 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे अभी भी बीता है बंगाल और आसाम का, क्या विकास के नाम पे मांगी है वोट? ये बटेंगे कटेंगे किस विकास की श्रेणी में आता है? किस विकास की श्रेणी में आता है? तो आप जिस भाषा में आगे आएंगे प्रचार के लिए, उसी भाषा में हम लोग जवाब देंगे। लेकिन जाति एक सच्चाई है और उसके हिसाब से हम उन तमाम तबकों को एक साथ जोड़ेंगे। हमने देख लिया है कि ये 5 उंगलियां हैं, जब ये अलग थी तो कमजोर थी, 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 ये भी अलग थी तो कमजोर थी। लेकिन अब हमने इस मुट्ठी बांधा, चारों को जोड़ना, सभी जातियों को जोड़ना सीख लिया है। अब ये हमारी ताकत है, ये पीडीए है और इसी ताकत से हम लड़ेंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो एग्जाम का कोई पेपर हो उसमें क्वेश्चन बना करके ब्राह्मणों को टारगेट किया है। अभी शंकराचार्य जी वाला मामला हुआ था प्रयागराज में, चोटी खींचने वाला। तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगी और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा पहुंचने वाला। कुछ लोग जुड़ेंगे, तो क्या मानते हैं देखिए, ब्राह्मण? नाराजगी खुशी की बात तो मैं नहीं कर सकता। इतना मैं जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार, कोई अवसर नहीं छोड़ती जबकि ब्राह्मणों को अपमानित न करे। आप शंकराचार्य की घटना भूल गए? शिखा सबसे पवित्र होता है ब्राह्मण का, और जिस तरीके से शिखा को पकड़ पकड़ करके उनके साथ घसीटा गया बटुकों को, शायद यह समाज कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए। हम भूल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो समाज को दिशा देता है, जो राजनीति को दिशा देता है, जो देश को दिशा देता है और सबको दिशा देता है कि आप समाज में किस तरीके से व्यवस्थित बना करके रहें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें। आप उसी समाज को अपमानित कर रहे हैं। ये गुरूर में, ये सत्ता के गुरूर में किया गया कार्य है और गुरूर तो ब्राह्मण का नहीं रहा है, तो लोग तो मानव है। तो इसलिए वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी
कि 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाज इसका जरूर बदला लेगा अपने अपमान का। अच्छा, जब जब भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होता है सीखा खींचने वाला, तो एक शंकराचार्य जी का और वीडियो साथ में वायरल होता है लाठी चार्ज वाला। वो लोग बहुत जोड़ते हैं कि समाजवादी थे तो इनको इनके ऊपर लाठी चलवाई, तो क्या ये इस तरीके से राजनीति होनी चाहिए क्या, कि उसने वो किया तो हम भी ऐसा नहीं, करेंगे? देखिए, हमने उनके ऊपर लाठी चलाई या हमारे राज्य में उनके ऊपर लाठी चली, ये दो अलग अलग बात है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात के लिए स्वयं शंकराचार्य के पास गए और उनसे माफी मांगी और कहा कि मेरे लोगों से गलती हो गई। अगर यही काम योगी आदित्यनाथ जी किए होते कि उनको स्नान करने से जाने से रोकने पर जो कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, अगर उसकी माफी मांग लेते तो हो सकता है ये मुद्दा नहीं बनता। लेकिन उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उन अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया जिन लोगों ने शिखा पकड़ करके उन बटुकों का अपमान किया था। तो दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए तुलना नहीं की जा। बीजेपी अक्सर कहती है कि बनारस में जब से बीजेपी आई है वो बनारस में विकास की धारा बह रही है और उसका श्रेय पीएम मोदी को देती है। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा सांसद देश का प्रधानमंत्री है, इसमें कोई दो राय। अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते तो हो सकता है इतना विकास नहीं हो पाता, तो मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इससे इतर भी हमारी इच्छाएं थी कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार को सृजित करने की दिशा में कोई काम नहीं किया कि 10-20 हजार कोई ऐसी फैक्ट्री लग गई हो, कुछ ऐसा काम कर दिया हो कि 10-20 हजार लोगों को रोजी रोजगार मिल जाता। क्योंकि यहाँ बुनकरों के लिए जो बनारसी साड़ी उद्योग है, काष्ठ कला उद्योग है, तमाम ऐसे बनारस की धरोहरें हैं जिसको अगर प्रमोट करते तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का भला होता। फैक्ट्रियां लगा देते, जैसे कांग्रेस के जमाने में बीएलडब्ल्यू बना था, 10,000 उसी समय एम्प्लॉइज में रोजगार पाए थे। तो इस तरीके की फैक्ट्री, इतनी आयुध फैक्ट्रियां हैं जो लग रही हैं पूरे देश में, तो बनारस में क्यों नहीं? बनारस चंदौली का एक जोड़ बना देते, जैसे एनसीआर जोन है उसी तरीके से बनारस चंदौली मिर्जापुर का बना लेते, जहां जमीन मिलती है वहां फैक्ट्रियां लगा देते। तब तो मैं मानता कि नहीं, प्रधानमंत्री जी कुछ पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सड़कों का विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मस्थल बनाए, लेकिन मॉल की तरीके से बनाए, आस्था का कोई बहुत ज्यादा उसमें योगदान नहीं है। तमाम कितनी मंदिरें तोड़ दी गई, आज भी 80 नाला में जो है ये उसके अवशेष हैं। गंगा जी में खुजवाया जाए तो तमाम अवशेष मिलेंगे। अहिल्याबाई होलकर के मंदिर की बात आपने सुना ही है, उनको किस तरीके से पैरों तले रौदा जा रहा था, उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़ के लोग जाते थे। अब वो आप कुछ बता दें, आप सक्षम हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो बनारस के लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो वो तो एआई नहीं हो सकता ना। तो जो महसूस किया, जो देखा, वो पीड़ा है बनारस के लोगों। अच्छा, बीजेपी के अक्सर बड़े नेता अपने बड़े मंचों से कहते हैं कि 2017 का चुनाव से बड़ी जीत इस बार 2027 के चुनाव में होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि वो कैसे कह सकते हैं कि हम 27 हार रहे हैं? वो कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तो इसलिए वो अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी की धरती खसक चुकी है। अच्छा, अक्सर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे इतने मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने विकास किया, धार्मिक स्थलों का विकास किया,
स्मार्ट मीटर की भी उसमें योजना में उन लोगों ने जिक्र किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच वो लेकर जाएं और कहें कि हाँ मुझे वोट आप दीजिए और हमारी सरकार बनाइए। देखिए, स्मार्ट मीटर उनको कामयाबी मानते हैं। मैंने मुद्दा सदन में उठाया था, मजबूर हो को जो है कि उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को निकाल के अपने घर से बाहर फेंक दिया। तो अगर उसको अपना कामयाबी मानते हैं तो भाई माने। समाजवादी पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी हर स्तर, आप लखनऊ जाइए ना, लखनऊ का जो भी विकास आपको दिखेगा, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, चाहे लोहिया पथ हो, चाहे जो है कि उच्च न्यायालय हो, चाहे वो 100 डायल की बिल्डिंग हो, चाहे JNIP हो की बिल्डिंग हो, आप जाके देखिए जो भी बनारस में विकास हुआ है सब समाजवादी की देन है। आप इधर इधर चले जाइए तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, आप जो है कि आगे बढ़ जाइए तो मेदांता से लेकर के जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सब समाजवादी की देन है। योगी जी तो बता दें कि एक जगह हमने काम किया है, कोई बता दें। केंद्र के सरकार के 2-4 परियोजनाओं का नाम बता सकते हैं। जिस हवाई जहाज को सड़कों पर उतार के खुश होते हैं, ये 2000 जो है कि 12-13 में ही 10 साल पहले हमारे आगरा एक्सप्रेसवे पर सब सारे सुखोई वगैरह जितने भी मालवाहक तक उतर चुके हैं। तो ये सब सारी चीजें कहने की है। जैसे पूर्वांचल के जो क्षेत्र है उस पे सबकी नज़र टिकी होती है क्योंकि ये बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र को साधने के लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया? उस किले को कैसे ढाएंगे आप लोग? देखिए, जहां तक हम जानते हैं कि बाहुबल को बाहुबल से नहीं तोड़ा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को बाहुबल मुबारक हो। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने शुरुआत के दिनों में DP यादव जैसे बाहुबली को समाजवादी में प्रवेश करने से मना कर दिया था। पूरा फाइनल था, लेकिन वीटो लगा करके उन्होंने रोक दिया था कि हमारे दल में इस तरीके के बाहुबलियों का कोई प्रवेश वर्जित है। वो आम कार्यकर्ता को लेकर के वो मैदान में उतरेंगे और निश्चित रूप से विजय श्री हासिल करेंगे। अच्छा, सीएम योगी के अक्सर बुलडोजर एक्शन पर होता है कि ये बहुत अच्छा एक्शन है, लोग कहते हैं ऐसा, आप इस पर क्या कहेंगे? आप समीक्षा कीजिए कि बुलडोजर चलता किस पर है। कभी किसी सत्ता पक्ष के किसी नेता, किसी अपराधी, किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि माफियाओं नहीं के नहीं, खिलाफ आप बड़ा है। बताओ, मैं तो सवाल आप ही से कर रहा हूँ, आप तो पत्रकार हो, आप बताओ एक भी नाम बता दो कि सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है, इसके घर पर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर केवल विपक्ष के लोगों पर क्यों? इसलिए इसका मतलब बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता। तो जिसे न्याय नहीं मिलता है उसकी बात करना बेईमानी। इसकी चर्चा तो खूब बंगाल में भी, जहाँ भी योगी जा रहे वहाँ बुलडोजर खड़ा कर दे रहे थे लोग। आज जो लोग खुश हो रहे थे, आज उनसे पूछिए जा करके। अच्छा, सीएम योगी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि अपराधियों को हमने मिट्टी में मिला दिया। क्या ये हो पाया है? मिट्टी में अपराधी मिल गया है या फिर अभी भी अपराधी मौजूद हैं समाज में हमारे? अच्छा, ये बताइए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होते हुए देखा है? जो विद्वान हो, जो सोशल हो, जिनका योगदान देश के निर्माण में हुआ रहा हो, वो नेता कभी इस भाषा का प्रयोग करता है? क्यों? क्योंकि उसके मुंह से जबान पे ये ऐसी भाषा आ ही नहीं सकती। तो इसलिए वही लोग कर सकते हैं जिनको ये भाषा पसंद है। और ऐसा नहीं है कि देश के
बहुसंख्यक लोग जो बहुसंख्यक हैं, सबको भाषा पसंद है, वो नहीं पसंद है। लेकिन अतीक और जो मुख्तार अंसारी हैं उन पर बड़ा वो कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा इस पर एक्शन हुआ था। आप क्या कहेंगे कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को? देखिए, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, मैं उनकी हत्या को जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है, वो हत्या पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते। हम ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि अतीक अहमद बहुत धर्मात्मा थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़े महात्मा थे। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस की अभिरक्षा में अगर किसी की हत्या हो, एक साधारण व्यक्ति की ही हत्या हो, तो उसमें पुलिस कटघरे में क्यों नहीं? सवाल इस बात का है। तो ये दोनों की हत्या पुलिस के अभिरक्षा में हुई है, इसलिए सवाल पुलिस की कार्यशैली पे उठता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो अपनी पुलिस का पीठ थपथपाते हैं कि हमारे यहाँ लंगड़ा एक्शन है, पुलिसिया कार्रवाई के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश। लंगड़ा एक्शन, पुलिस का जो कार्रवाई है, इसके कार्य करने का तरीका भी अलग है। ये भी देख पहचान करके एक्शन होता है। अगर पीडीए का साथी है तो पुलिस के इनकाउंटर में गोली उसकी छाती में लगेगी, कमर के ऊपर। और अगर सरकार से समर्थित कोई व्यक्ति है तो पुलिस की गोली उसकी टांग को छूती हुई निकल जाती है। तो ये इनकाउंटर को हम लोगों ने देखा है और इस इनकाउंटर के तरीके को देखा है। इसीलिए इनकाउंटर का जो प्रभाव होना चाहिए अपराधियों पर, वो खौफ निकल गया है। अभी चंदौली में आए दिन रोज जो हत्या और अपहरण होता रहता है। पूरे प्रदेश के डाटा उठा के देख लीजिए कि अगर अपराध में कमी आई हो तो बताइए। हम एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं मानते, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट तो सूचना रिपोर्ट के माध्यम से होती है। जब आपका एफआईआर ही नहीं लिखा जाएगा, नोट नहीं होगा, तो फिर कहाँ से जो है डाटा बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, पेपर लीक का मामला बहुत तेजी से उठा है इस सरकार में। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने आदेश भी दिया कि अगर इस तरीके से पेपर लीक मामले में कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी, उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा निश्चित तौर पे। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर लगाओगे ना रासुका, कि बिना मंत्री के इशारे के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। और 2014 से लेके आज तक कई दर्जन ऐसे मामले गंभीर एग्जाम हुए बच्चों के, जो या तो लीक हुए या लीक कराए गए। उसके दो कारण हैं। लीक के माध्यम से धनोपार्जन करना एक अलग बात है, लेकिन लीक हो जाएगी तो बेरोजगारों की डिमांड नहीं आएगी, नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। बीजेपी अक्सर कहती है कि जो तरीका राजनीति करने का मुलायम सिंह के अंदर था वो अखिलेश के अंदर नहीं है। देखिए, हर कोई अक्षरशः मुलायम तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन 80% नेताजी के गुण माननीय अखिलेश जी के पास है, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को इतना प्यार करते हैं, इस तरीके से मिलते हैं, उसके दुख से दुखी होते हैं, उसके सुख में खुशी व्यक्त करते हैं और हमेशा शामिल होने का प्रयास करते हैं। दुश्मन भी क्यों न हो, दूसरे दल का भी क्यों न हो, अगर उनके पास चला जाता है तो उसकी दिल खोल के मदद करते हैं। ये गुण तो नेताजी से ही आया है कि नेताजी पहले विपक्ष का काम करते थे, फिर सत्ता पक्ष के हम लोग बैठे रहते थे तो हम लोग का काम करते। आपको एक वाकया बता दूं, मैं सांस्कृतिक मंत्री था और सैफई महोत्सव
जो है कराना था सैफई ने। मेरे वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनका राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार थे। सारा इंतजाम वहां हो रहा था, मैं भी गया था, मैं 3 दिन से वहां रुका हुआ था। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि जब नेताजी ये न पूछते हो कि कोई तकलीफ तो नहीं है। धर्मेंद्र को कहते थे और अपने यहाँ के जो उनके भतीजे वगैरह सबको कहते कि देखो देखो वो वीरेंद्र को कोई दिक्कत ना हो, कहाँ रुका है, खाया क्या, कैसे कि नाश्ता किया कि नहीं। कौन पूछता है यार? मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति अपने मंत्री को कौन ख्याल रखता है? और इससे बड़ी घटना मैं बता दूं कि उद्घाटन होना था। अच्छा। मुख्यमंत्री थे नेताजी, मैं विभाग का मंत्री था। उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाया, अपने अध्यक्षता किया और फीता मुझसे कटवाया, उद्घाटन मुझसे करवाया। कितना बड़ा दिल था। अब तो लोगों की परछाई सामने आ जाए तो उसके मंत्रालय बदल जाते हैं या मंत्रालय से निकाल दिए जाते हैं। फोटो खिंचाते समय अगर किसी नेता की परछाई अगर सामने आ जाए तो उसकी सामत आ जाती है। इस तरीके से राजनीति करने वाले लोग हैं। और उस समय नेताजी अपना मुख्य अतिथि बना करके हमको आगे किए थे। तो बड़ा दिल अब किसी नेता के पास है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नजदीक से जानने का अवसर मिला है। हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं और अपने लोगों के सबसे बड़ी चीज की सम्मान और संवेदना उनके अंदर इतनी है कि उसका ख्याल रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए नेताजी के 90% 80% गुण जो है अखिलेश जी में है, उसको कोई तोड़ा नहीं। अच्छा, ये लोग एक बात हमेशा ये कहते हैं कि प्रदेश में कहीं भी घटना हो, किसी भी जाति के साथ हो, अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, लेकिन जब किसी यादव या किसी मुस्लिम को एक खरोच भी लगता है, अखिलेश यादव झट से ट्वीट करते हैं और उन लोगों के संपर्क करना शुरू कर देते हैं। देखिए, वो दिखाई देता है आप लोगों को। आपको वो दिखाई नहीं दिया? कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि जिस महिला ने अखिलेश जी का पुतला फूंकते समय जल गई थी और उस महिला को देखने के लिए अस्पताल चले गए। इतना बड़ा दिल किसी नेता का है, वो किसी मीडिया ने नहीं देखा। किसी व्यक्ति ने उसकी इस कार्य को बहुत दिन तक नहीं सराहा। एक दिन केवल अखबारों में आ गया, फिर किसी चैनल ने नहीं बताया। तो दृष्टि का दोष है, उसमें हमारे नेता का दोष नहीं। से एक आरोप ये भी लगाते हैं कि समाजवादी में सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में भाई भतीजावाद से लेके सारे लोग भरे पड़े हुए हैं। तो क्या आप बात मानते हैं ये बीजेपी में नहीं है? जी, वही तो आप कहा कि जब कोई एक उंगली सामने करता है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ दिखती है। भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है आरोप लगाने से पहले कि दर्जनों ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद के शिकार हैं और वो अपने बच्चों के लिए या खुद वो किसी नेता के बच्चे हैं, परिवारवाद से ही आए हैं, कोई संघर्ष करके नहीं आया है। तो ये सवाल ही आज के समय में जो है कि बेईमानी है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी भी। तो उस पर समाजवादी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने विचारों से लथपथ है और पूरे तरीके से लदी हुई है। जो हल्के फुल्के लोग जो पार्टी में किसी लालच बस आ जाते हैं और लालच पूर्ण नहीं होता है तो इधर से उधर चले जाते हैं, वो स्वाभाविक है। और उस पर किसी को पार्टी ध्यान भी नहीं देती है। अच्छा, यूपी की राजनीति के एक अहम चेहरे हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव पर
अक्सर हमलावर रहते हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? अब हम ओम प्रकाश पर क्या जवाब दें आपको? ओम प्रकाश जहां से पैदा हुए, जिनके साथ मिलकर के आज इस स्थिति में है, ठीक है, आप समाजवादी के समर्थन से आए चुन करके, आप आप किसी कारण से आपने समाजवादी छोड़ के, साथ छोड़ करके आप भाजपा के साथ चले गए और उस भाजपा के साथ चले गए कि जितना आज वो समाजवादी को कटु वचन और गाली देते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा समाजवादी में रह करके भाजपा को गाली देते हैं, उस समय देते थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में उस चर्चा करना मुझे तो नहीं लगता है कोई महत्व का विषय है। अच्छा, सवालों का अंतिम दौर है, एक ही 2 सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय राम मंदिर का मुद्दा उठा हुआ है, दान चोरी वाला, जिसका मुद्दा अखिलेश यादव ने ही उठाया है। किस तरीके से देखते हैं आप, इतनी बड़ी चोरी हुई है? देखिए, राम समस्त हिंदुओं के आस्था के देवता है और राम मंदिर उस आस्था का केंद्र है। दुर्भाग्य है कि आज उस आस्था के केंद्र पर सवाल खड़े, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों करोड़ हमारे जो हिंदू भाई हैं और जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनके दिल पर कितना बड़ा चोट लगा होगा कि जिसके संरक्षण में वो मंदिर है, अगर वही जो है कि लिप्त हो जाए चोरी में, तो सरकार का भरोसा कैसे जो है कायम रहे, या हमारे आस्थावान जो हिंदू है उनका भरोसा कैसे कायम रहे। तो इसलिए हमने मांग किया है कि किसी सिटिंग जज से उसकी निगरानी में पूरे प्रकरण की जांच हो, ताकि हिंदुओं की आत्मा जो आस्था है उस पर जो है कि पर्दाफाश हो सके उसका। अच्छा, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर आनंद लगातार 81 दिनों की गोष्ठी यात्रा लेकर निकले हैं। उनकी मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता और राज्य माता घोषित किया जाए। ज्योतिष गोरख पीठ के गोरखनाथ के पीठ के गोरक्ष पीठ के हैं पीठाधीश्वर तो मंत्री योगी उसके आदित्यनाथ। होने के बावजूद भी गौ रक्षा के लिए राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर पा रहे? क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। इसलिए नहीं बस की बात है कि वो एक सूबे के वो है क्या नाम, मुखिया हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद प्रत्यक्ष रूप से कबूल करते हैं, टीवी पर कबूल करते हैं कि वो गोमांस खाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तमाम ऐसे स्टेट हैं जो जहां के लोग गोमांस खाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्टेट में बीफ के एक्सपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से जो है कि वृद्धि हुई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो उन फर्मों में पार्टनर हैं, नाम भले रख दिया कुछ और मुस्लिम के जोड़कर, लेकिन अगर उसके एमडी और उसके पार्टनर देखेंगे तो अपने हिंदू समाज से ही और सिख समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राष्ट्रमाता घोषित करें और उनके पद पर जो है रोक लगाएं? नहीं लगा सकते। ये केवल दिखावे के लिए है, आस्था अंदर नहीं है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग जीतते हैं 2027 में, तो गौ माता को राज्य माता घोषित करेंगे आप लोग? देखिए, हम उस दल से आते हैं
जिनका पेट गोमाता भरती है, जो हर घर में उनकी सेवा होती है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम गोमाता को जो है कि राज्य की माता घोषित करें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन राष्ट्र की गौ माता घोषित करने के लिए तो राष्ट्र में आना चाहिए, क्या नाम है, सरकार होनी चाहिए। तो 2029 में जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इसका पालन करें। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, इसमें कुछ नेताओं का हम नाम रखेंगे, रैपिड फायर है, एक शब्द में उनको देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है और क्या सोचते हैं, एक शब्द में आपको बोलना है। मुलायम सिंह यादव, बेहतरीन नेता, अखिलेश यादव, बेहतरीन साथी, मायावती, एक दबी कुचले समाज की संघर्ष करती हुई नेत्री, योगी आदित्यनाथ, एरोगेंट नेता, पीएम मोदी, एक कलाकार, अमित शाह, क्रूर नेता, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, ढोंगी, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो पैरासाइट, ममता, शेरनी। तो हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में बेबाकी से बात करने के लिए मौजूद थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अविनाश कुमार पांडे है, और मैं भूपेश गुप्ता। इसी तरीके की तमाम खबरें हमारे साथ देखते रहें और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।